हेलो 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 एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2। हमने लास्ट टाइम यहाँ तक पढ़ लिया था जहाँ तक रेड मार्क लगा है। और आज हम सेकेंड पार्ट शुरू करने वाले हैं, चैप्टर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्लास 12th बायो का चैप्टर। ठीक है बेटा, इसमें हम लोगों ने क्या क्या पिछले पार्ट में पिछला पार्ट बहुत कम ड्यूरेशन का था बेटा, क्योंकि मैं ज़्यादा ड्यूरेशन का इसलिए भी नहीं ले रही ताकि आप पे ज़्यादा एक बार में बर्डन ना पड़े। अब से 3 पार्ट में ये ख़त्म हो जाने वाला है। ओके, तो यहाँ पे पिछले क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चे? हम लोगों ने पढ़ा था डीएनए के बारे में, ठीक है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि डीएनए और आरएनए ये 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं। और डीएनए मेजरली एक जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है कुछ वायरसेस में, और मैसेंजर की तरह भी वर्क करता है, ठीक है, कैटालिटिक की तरह, एडाप्टर की तरह, और एक स्ट्रक्चरल आरएनए भी की तरह काम करता है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि डीएनए क्या होता है, और हम लोगों ने अलग अलग लोगों में डीएनए पढ़ा। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि न्यूक्लियोटाइड बोलो या बेसिस बोलो, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड बोलो या फिर बेसिस बोलो, या फिर न्यूक्लियोटाइड के पेयर को आप बोलते हैं बेस। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था कि जो डीएनए की लेंथ होती है बच्चे, वो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियोटाइड से डिफ़ाइन होती है, और अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जिसे हम बेस पेयर कहते हैं। तो आप N2 बेसिस बोलो, ठीक है, जितने N2 बेसिस उतने न्यूक्लियोटाइड, या फिर आप डायरेक्टली न्यूक्लियोटाइड के पेयर्स को बेस पेयर्स बोलो। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा यहाँ से शुरू होगा बेटा आरएनए के बारे में। ठीक है, आरएनए में क्या होता है हम लोगों ने बताया था, हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे कैसे बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि बेटा ये जो फॉस्फोरस होता है और जो ये शुगर होती है, इसके बीच में फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड होता है। ठीक है, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, इन दोनों के बीच में एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। किसके बीच में? ये N2 बेस के बीच में और शुगर के बीच में एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। और 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है बेटा? फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। ठीक है, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड होता है। ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था, ये रिवीजन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं आरएनए के बारे में। आरएनए में, इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड residue has an additional OH group present on 2' position of ribose। तो बेटा यहाँ पे क्या होता है कि डीएनए में जो पेंटोज शुगर होता है वो डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है, क्योंकि उसके 2' पोजीशन पे OH ग्रुप नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन होता है। लेकिन यहाँ आरएनए में क्या होता है बच्चे कि यहाँ पे 2' पोजीशन पे, किस पोजीशन पे? 2' पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होता है? एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। और यही वजह होता है बेटा कि आरएनए इतना अनस्टेबल, इतना हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, आरएनए क्योंकि इस OH ग्रुप के प्रेजेंस की वजह से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, एंड देयरफॉर इट इज़ अनस्टेबल, और इसी की वजह से इसको जेनेटिक मटेरियल नहीं कंसिडर किया गया। ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में देखा था बेटा कि, अभी इसको हम आगे देखेंगे कि कितना कन्फ्यूजन्स था लोगों के बीच में, जब वहाँ पे वो लोग कोई लोग प्रोटीन को कंसिडर करता था जेनेटिक मटेरियल, कोई आरएनए को, कोई डीएनए को। देयर वर अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स, जिसे बाद में क्लियर किया गया, और एक क्राइटेरिया बनाई गई कि अगर किसी को जेनेटिक मटेरियल होना है तो उसको इन क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना होगा। वो सब आगे पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे इतना हम लोगों ने जाना कि आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, क्योंकि आरएनए भी पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का, बिकॉज आरएनए इज़ अ न्यूक्लिक एसिड बेटा, और न्यूक्लिक एसिड इज़ अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? मोनोमर होता है। तो इसके में क्या होता है कि एडिशनल OH ग्रुप होता है 2' पोजीशन ऑफ द राइबोज। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिलता है? कौन सा पेंटोज शुगर मिलता है? राइबोज। ठीक है, और डीएनए में कौन सा मिलता था? डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी क्यों बोला? क्योंकि वहाँ पे OH ग्रुप नहीं होता था 2' पे। ऑल्सो इन आरएनए द एस, यहाँ पे इसको थोड़ा रब करते हैं ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए बेटा। ऑल्सो इन आरएनए यूरासिल इज़ फाउंड एट द प्लेस ऑफ थाइमीन। ठीक है, हम जानते हैं कि डीएनए में थाइमीन मिलता है, बट इन आरएनए देयर इज़ यूरासिल। थाइमीन का दूसरा नाम है 5 मिथाइल यूरासिल। बेटा यूरासिल का ही मॉडिफिकेशन थाइमीन है,
आप यूरासिल में 5th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा दो, आपको क्या मिल जाएगा, थाइमीन मिल जाएगा। ठीक है, तो यूरासिल क्या होता है, यूरासिल का मॉडिफिकेशन आप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, थाइमीन मिल जाएगा। ओके, तो थाइमीन इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ यूरासिल। एंड 5 मिथाइल यूरासिल, ये ध्यान रखना, 5 मिथाइल यूरासिल क्या होता है, इज़ अनदर केमिकल नेम फॉर दी थाइमीन। ठीक है, डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट, डीएनए एसिडिक सब्सटेंस होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। एंड डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किया था, फ्राइडरिच मिक्सचर ने। इन द ईयर 1869 में उन्होंने उसको बोला था न्यूक्लिन, क्या बोला था, न्यूक्लिन, राइट, ही नेम्ड इट एज न्यूक्लिन। हाउएवर ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशंस, उस टाइम पे बहुत सारे टेक्निक्स नहीं थे बेटा कि वो डीएनए को आइसोलेट कर सके, उन पे मतलब इतना लंबा पॉलीमर इंटैक्ट होता है वो, कि वो उसे एक्सट्रैक्ट करके उस पर स्टडी कर सके। लेकिन हालांकि उन्होंने पहले डिस्कवर यही चीज़ किया था, उन्होंने ये चीज़ आइडेंटिफाई किया था कि यार एक लंबा सा पॉलीमर इंटैक्ट होता है जो कि एसिडिक होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, उसको उन्होंने न्यूक्लिन बोला, डीएनए नहीं बोला। ठीक है, न्यूक्लिन बोला क्योंकि वो न्यूक्लियस में पाया जाता था, तो उन्होंने उसको न्यूक्लिन बोला। और बोला कि इन 1869 में फ्राइडरिच मिक्सचर ने बोला। ठीक है, लेकिन कुछ टेक्निकल लिमिटेशंस थी जिनके वजह से वो उसे आइसोलेट नहीं कर पाए, और इसीलिए जो डीएनए का स्ट्रक्चर था वो बहुत सालों तक मतलब एक बार आइडेंटिफाई होके फिर मतलब किसी ने इस पर कुछ काम नहीं किया। बट बहुत लंबे समय बाद इन 1953, समझ रहे हो, लगभग 1 साल बाद, सॉरी लगभग मतलब 1869 से लगभग 1953 में, ठीक है, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने आइडेंटिफाई किया इस चीज़ को, उन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर दिया बेटा, डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया। ठीक है, दे प्रपोज्ड सिंपल एंड वेरी फेमस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर और मॉडल ऑफ डीएनए, उन्होंने क्या किया, इसको चीज़ को प्रपोज किया। ठीक है, लेकिन इनका जो ये प्रपोज़ल था, उनका जो ये जिन्होंने स्ट्रक्चर ये बनाया वो किस पे बेस्ड था, इट वाज बेस्ड ऑन द एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा विच वाज प्रोड्यूस्ड बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन। देखो यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं दिया है, तो हम इसको बहुत शॉर्ट वे में पढ़ेंगे कि बेटा यहाँ पे हमारी एक मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन थी जिन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन पे कोई डेटा बेस्ड प्रोड्यूस किया था, जिसका हेल्प लेके फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वॉटसन ने इस डबल हेलिकल मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को प्रपोज किया। ठीक है, उन्होंने उसकी बेस पेयरिंग भी बताई। ठीक है, बेस पेयरिंग भी बताई, ठीक, कि दोनों न्यूक्लियोटाइड चेन में क्या होती है, बेस पेयरिंग होती है। इनका जो ये प्रपोजिशन था, है ना, वो इस चीज़ पे भी बेस था कि जो एरविन चारग्राफ थे बेटा, उन्होंने बताया था कि जो एडेनिन थाइमीन होता है, A/T का रेशियो इज इक्वल्स टू G/C का रेशियो, एंड इट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1, इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमारे चारग्राफ जी ने बताया था कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए बताया था कि एडेनिन थाइमीन और गुआनिन साइटोसिन का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है एंड इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्या आप अपनी एनसीईआरटी को साथ लेके बैठे हो? आर यू पीपल अंडरलाइनिंग एवरीथिंग इंपॉर्टेंट विच आई एम टेलिंग यू? जो चीज़ मैं अंडरलाइन कर रही हूँ बेटा आप प्लीज़ अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स एग्जामिनेशन, नीट एग्जामिनेशन एज वेल एज CUET एग्जामिनेशंस। ठीक है, एनसीईआरटी तो रामबाण होता है बेटा, तो प्लीज़ अंडरलाइन करते चलना। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये वाला 5 मिथाइल यूरासिल ये पूछता है। ठीक है, जेम्स वॉटसन फ्रांसिस क्रिक के बारे में पूछता है कि बेस्ड ऑन द एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा प्रोड्यूस्ड बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन proposed a very simple but famous double helix model for the structure of DNA। ठीक है, और वन ऑफ द हॉलमार्क, सबसे अच्छी चीज़ इनके प्रोपोजिशन में क्या थी बेटा, बेस पेयरिंग उन्होंने बताया था किसके बीच में, दोनों स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। देखो डीएनए और आरएनए जो पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, उन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन भी कहा जाता है, क्योंकि बेटा बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड,
ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं और वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं जिसका नाम होता है, जो कि एक पर्टिकुलर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, डीएनए या आरएनए। ठीक है, एरविन शारग्राफ ने क्या बताया था, आपको समझ में आ गया। द बेस पेयरिंग कन्फर्स अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी, द बेस पेयरिंग कॉन्फर्स अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी टू द न्यूक्लियोटाइड चेन। ऑफ कोर्स ये बात है बेटा कि हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन है उसमें बेस पेयरिंग इज़ वेरी वेरी यूनिक प्रॉपर्टी। ठीक है, उन्हें कहा जाता है, दोनों चेन्स को, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स को आपस में कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है, इसीलिए हम कहते हैं इसे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। इसीलिए क्या होता है कि अगर हमें एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता है तो अगला स्ट्रैंड का हम सीक्वेंस प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो इफ़ ईच स्ट्रैंड फ्रॉम डीएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ अ न्यू स्ट्रैंड, अगर एक कोई स्ट्रैंड डीएनए का, ठीक है, एक टेम्पलेट मतलब क्या होता है बेटा, जिसकी देखा हम कॉपी करते हैं ना, उसे टेम्पलेट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई रेफरेंस, टेम्पलेट का मतलब रेफरेंस, जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई एक रेफरेंस दिया है, इसी के बेसिस पे इसी को देख के हमें दूसरा कुछ बनाना है, तो उसे हम कहते हैं टेम्पलेट। ठीक है, तो मान लो कि एक स्ट्रैंड, क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, ठीक है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो मान लो हमें एक डीएनए जो है टेम्पलेट की तरह एक्ट कर रहा है और हमें उसी का देखा दूसरा स्ट्रैंड नया बनाना है। ठीक है, द टू डबल स्ट्रैंड डीएनए, जो दोनों डबल स्ट्रैंड डीएनए होंगे बेटा, वो प्रोड्यूस जो होंगे वो पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल के बिल्कुल क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, मान लो कि एक स्ट्रैंड डीएनए का है जो कि टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है, इसी को देखा हमें दूसरा स्ट्रैंड बनाना है, तो क्या होगा बेटा कि जो हम बनाएंगे ना प्रोड्यूस्ड डबल स्ट्रैंडेड, दस द प्रोड्यूस्ड वुड बी आइडेंटिकल टू दी, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रोड्यूस होगा बेटा वो क्या होगा, आइडेंटिकल होगा किससे, पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल से, और इसी को हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। अगर मान लो कि एक स्ट्रैंड डीएनए से मान लो टेम्पलेट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, नया स्ट्रैंड बनाने के लिए, तो जो दो डबल स्ट्रैंड बनेगा बेटा वो बिल्कुल अपने पेरेंटल डीएनए के मॉलिक्यूल के बिल्कुल आइडेंटिकल होगा। इसीलिए जेनेटिक इम्प्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बिकम वेरी क्लियर, कि बेटा जेनेटिक इम्प्लीकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए इज़ वेरी क्लियर, मतलब कि हम किस तरह से डीएनए का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बहुत क्लियर हो गया था। ठीक है, कि क्या क्या जेनेटिक इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं अगर कोई स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है तो उसमें। ठीक है, तो कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की। क्या क्या डीएनए के सेलिएंट फीचर्स हैं, चलिए पढ़ते हैं जी। इट इज़ मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, हम जानते हैं कि डबल हेलिक्स है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की होगी। ठीक है, ऐसे एक ये होगा एक ये होगा, ऐसे ऐसे यहाँ पे बेस पेयरिंग्स होंगी, है ना। अभी मैं आपको उसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, जहाँ पे जो बैकबोन होते हैं वो शुगर और फॉस्फेट होते हैं एंड द बेस इज प्रोजेक्टेड इनसाइड। इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ बच्चे। देखो बेटा, यू नो वेरी वेल एंड यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट कि हमारा जो डीएनए होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो एक मान लो डीएनए का स्ट्रैंड ये है, एक डीएनए का स्ट्रैंड ये है, तो ये जो स्ट्रैंड है बच्चे यहाँ पे क्या होते हैं, ये जो प्रोजेक्ट है अंदर ये क्या होते हैं, ये मेरे नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो किसका बना होता है, फॉस्फेट का, नाइट्रोजनस बेसेस का और शुगर का। ठीक है, तो ये मेरे डीएनए स्ट्रैंड में जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो परपेंडिकुलरली प्रोजेक्टेड होते हैं अंदर की तरफ, इनके भी अंदर की तरफ ऐसे प्रोजेक्टेड होंगे। ठीक है, और ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दो न्यूक्लियोटाइड, ये तीन न्यूक्लियोटाइड, ये चार न्यूक्लियोटाइड, ऐसे करते करते पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना है जो कि डीएनए का एक स्ट्रैंड बना है। ठीक है, ओके। तो ये जो चीज़ है बेटा, ये बैकबोन, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर शुगर और फॉस्फेट प्रेजेंट होगा, क्योंकि नाइट्रोजनस बेसिस तो अंदर साइड प्रोजेक्टेड हैं। तो वही चीज़ उस स्टेटमेंट में क्या बोला है कि it is made up of two polynucleotide chain where the backbone is constituted by sugar and phosphate and the bases are projected inside. ठीक है, the two chains have anti-parallel polarity, मतलब अगर दो डीएनए का ये स्ट्रैंड है, एक 5 प्राइम से 3 प्राइम है तो दूसरा वाला 3 प्राइम से 5 प्राइम होगा।
ठीक है, समझ में आया। द टू चेन्स हैव एंटी पोलैरिटी, इट मीन्स इफ वन चेन हैज़ द पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, द अदर हैज़ द 3 प्राइम टू 5 प्राइम। समझ में आई बात, क्लियर हो गया। तीसरे पॉइंट पे आते हैं बच्चे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हैं दोनों बेसिस के बीच में, दोनों स्ट्रैंड्स के बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेटा, जो कि उस पूरे डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, जो बेस पेयर्स बनाते हैं। एक एडेनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद थायमिन एंड from opposite strand vice versa. Similarly, guanine bonded with cytosine with 3 hydrogen bonds. As a result, a purine comes opposite to pyrimidine. This generates approximately uniform distance between the 2 strands. ठीक है बेटा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है बच्चे कि यहाँ पे दो, जैसे मान लो कि ये एडेनिन है और ये थाइमिन है, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड ऐसे होंगे, ऐसे इनके बीच में बॉन्ड्स होंगे, इनके बीच में बॉन्ड्स होंगे। तो अगर एडेनिन और थाइमिन है तो इनके बीच में डबल बॉन्ड, ग्वानिन है, साइटोसिन है तो ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो ग्वानिन है, यहाँ पे साइटोसिन है, तो यहाँ पे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये ग्वानिन क्या है, एक तरह का प्यूरीन है, और साइटोसिन क्या है बेटा, एक तरह का पायरिमिडीन है। तो प्यूरीन के अपोजिट पायरिमिडीन आता है ऑन दी अनदर स्टैंड। अगर मान लो ये जी प्यूरीन यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या आएगा, सी पायरिमिडीन आएगा, क्योंकि प्यूरीन हमेशा पायरिमिडीन के ऑपोजिट होता है, या फिर पायरिमिडीन हमेशा प्यूरीन के ऑपोजिट होता है, जो कहना है कह लो, दोनों ही सेम बात है, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसी वजह से 2 डीएनए स्ट्रैंड्स के बीच में क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्टेंस होता है। ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी डीएनए का स्ट्रैंड देखा है बेटा, यहाँ से है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ये ऐसे हो गया, ऐसे नहीं। डीएनए का स्ट्रैंड हमेशा यूनिफॉर्म डिस्टेंस होता है दोनों के बीच में यूनिफॉर्म डिस्टेंस होता है। क्यों होता है, इसका रीज़न यही है बेटा कि प्यूरीन के ऑपोजिट हमेशा क्या आता है, पायरिमिडीन आता है। और ये बात याद रखना कि जो प्यूरीन्स होते हैं, प्यूरीन में क्या क्या आता है, जी आता है और ए आता है, और पायरिमिडीन में CUT से याद रखना, कट, ठीक है, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे थे कि सिमिलरली ग्वानिन इज बॉन्डेड विद साइटोसिन विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, जनरेट्स अप्रॉक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ द हेलिक्स। क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या होता है, मैं हाईलाइट कर रही हूँ, सुनना यहाँ पे, क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एडेनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विद थाइमिन and from the opposite strand and vice versa. As a result, purine always comes opposite to pyrimidine. ये बहुत important है, purine always comes opposite to pyrimidine, ठीक है, purine always comes opposite to pyrimidine। मैं इसको थोड़ा ब्लू कलर से हाईलाइट कर ले रही हूँ, या फिर vice versa, जो कहना है कह लो, ठीक है। हाँ जी बेटा, ये पूरा आपका देखो, ये देखो यहाँ पे क्या दिया है, ये डीएनए का आपका एक स्ट्रैंड दिया है, ये डीएनए का आपका दूसरा स्ट्रैंड दिया है, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ये चौथा न्यूक्लियोटाइड। ये डीएनए का एक स्ट्रैंड, जैसे हमने बनाया ना डीएनए का एक स्ट्रैंड, ये डीएनए का एक स्ट्रैंड, ये तो वही आपको यहाँ पे दिया। मैं आपको फिर से एक बार क्लियर बता रही हूँ बेटा, ये आपका डीएनए का एक स्ट्रैंड, ये दूसरा स्ट्रैंड, इनके बीच में देखिए एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है बेटा। ये आपका देखिए, ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड हो गया है ना, ये आपका 2 न्यूक्लियोटाइड हो गया, दोनों के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, किसके बीच में, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में। ऐसे बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिलके एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डीएनए का एक स्ट्रैंड बना रहे हैं। उसी तरह दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड है, बेसेस आर प्रोजेक्टेड इनवर्ड्स। आप देखो यहाँ पे एडेनिन थाइमिन सब हैं, और इस स्ट्रैंड पे जो और बाकी हैं वो शुगर और फॉस्फेट, जो कि उसका बैकबोन बना रहे हैं। चौथी चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द 2 चेन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पूछता है, थोड़ा ध्यान देना। द 2 चेन्स आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन। बेटा यहाँ पे देखो, ये राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड हैं, ये इस तरह से होते हैं, ये इस तरह से होते हैं, ये कभी लेफ़्ट हैंडेड नहीं होते हैं, राइट हैंडेड फैशन में ये हमेशा कॉइल्ड होते हैं। जो पिच होता है हेलिक्स का वो 3.4 नैनोमीटर होता है, लेंथ ऑफ द पिच बताई गई है, ठीक है, मतलब कि 3.4 × 10⁻⁹ मीटर।
जिसके अंदर 10 बेस पेयर्स होते हैं, यानी कि 20 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। 10 बेस पेयर का मतलब 20 बेसिस या फिर 20 न्यूक्लियोटाइड्स। समझ मैं आपको बताती हूँ, इस चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ। बेटा यहाँ पे मैंने आपके लिए स्ट्रक्चर लाया था और यहाँ पे देखो ये आपका डीएनए है, ठीक है। ये एक टर्न जो होता है ना बच्चे, एक टर्न को हम लोग कहते हैं पिच, और उस पिच की जो लेंथ होती है, ये लेंथ जो होती है वो 3.4 नैनोमीटर होती है, ठीक है। 3.4 नैनोमीटर होती है। इस पिच की जो लेंथ होती है वो 3.4 नैनोमीटर होती है, और उसके अंदर एक पिच में 10 बेस पेयर्स होते हैं। 10 बेस पेयर्स का मतलब 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। तो बेस पेयर्स होते तो इंटू 2 कर दोगे तो कितने बेसेस हो जाएंगे, कितने न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएंगे, 20 न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएंगे। बात समझ में आई? ओके। Consequently, the distance between the base pair in a helix is approximately 0.34 नैनोमीटर। बेटा इसका मतलब ये है कि अगर एक पिच का जो लेंथ है वो 0.34 नैनोमीटर है और एक पिच में 10 बेस पेयर्स हैं, तो क्या 2 बेस पेयर्स के बीच का लेंथ कितना होगा? 0.34 नैनोमीटर। क्या हो जाएगा? देखो पूरे पिच का जो लेंथ है बेटा, पूरे ये जो टर्न है, पूरा जो टर्न है, इसका जो लेंथ है वो 3.4 नैनोमीटर है ना। और उसी एक पिच में 10 बेस पेयर्स होते हैं, तो 2 कॉन्सिक्यूटिव जो बेस पेयर्स होंगे उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? 3.4 डिवाइड बाई 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.34 आ जाएगा। 0.34 आ जाएगा। मतलब कि मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ बेटा, सुनना ध्यान से, मैं क्या बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि यहाँ का जो लेंथ है, ये जो लेंथ है पिच का, ठीक है, ये जो लेंथ है ये आपका 3.4 नैनोमीटर है, और आपके एक पिच में बेटा 10 बेस पेयर्स हैं। तो 2 कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर्स का मतलब कि 2 कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर्स के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी? 0.34 नैनोमीटर, क्योंकि पूरे की डिस्टेंस 3.4 है और इसमें 10 बेस पेयर्स हैं, तो 2 की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 0.34 नैनो। द नेक्स्ट, द वेरी लास्ट पॉइंट, द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन अ डबल हेलिक्स। जो एक बेस पेयर का जो प्लेन होता है वो एक दूसरे पे स्टैक होता है। स्टैक का मतलब समझ रहे हो? एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इस तरह से, ठीक है। तो जो प्लेन होता है एक बेस पेयर का, वो एक दूसरे के ऊपर क्या होता है? स्टैक होता है डबल हेलिक्स में। दिस इन एडिशन टू एच बॉन्ड कन्फर्स द स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर। देखो बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में होता है ऑपोजिट स्ट्रैंड्स में, वो तो मुझे पता है कि वो देता है स्टेबिलिटी हमारे डीएनए को। लेकिन यहाँ पे जो बात की गई है कि जो प्लेन है एक बेस पेयर का, वो एक दूसरे पे स्टैक होता है बेटा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ साथ ये भी इन्वॉल्व होता है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में टू द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को। ठीक है बच्चे, देखो बेटा मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ ये वाला स्ट्रक्चर कि एक का प्लेन एक पे ऐसे स्टैक होता है, देखो दिख रहा है, ऐसे स्टैक होता है एक के ऊपर एक। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, स्टेबिलिटी को कॉन्फर करता है, प्रोवाइड करता है, अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो करता ही है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो करता ही है, साथ ही साथ ये जो प्लेन है जो ऊपर एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टैक है वो भी उनको स्टेबिलिटी। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट में प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स में आप स्ट्रक्चर कंपेयर करिए, क्यों डिस्टेंस होती है क्यों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, क्योंकि हमने आपको रीज़न बताया प्यूरीन्स ऑलवेज लाई ऑपोजिट टू पायरिमिडीन, जिसके वजह से बेटा बॉन्डिंग्स होती हैं और डिस्टेंस यूनिफॉर्म होती है। द प्रोपोजिशन ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड इट्स सिंप्लिसिटी इन एक्सप्लेनिंग द जेनेटिक इम्प्लीकेशन बिकेम रिवॉल्यूशनरी। जो फ्रांसिस क्रेग जेम्स वाटसन ने किया था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, उसका मॉडल प्रपोज किया था, बेस पेयरिंग बताई थी, कॉम्प्लीमेंट्री दोनों होते हैं वो बताया था। ठीक है,
तो बहुत सारे जेनेटिक इम्प्लिकेशंस जो थे, जो अब तक लोगों के क्लियर नहीं हो पाए थे, वो इससे बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए थे। और ये बहुत पूरे रिवॉल्यूशनरी का मतलब कि ऑल ओवर दी प्लेसेस ये फैल चुके थे बहुत जल्दी। उसके बाद क्या होता है कि फ्रांसिस क्रिक ने क्या किया था, सेंट्रल डोग्मा प्रपोज किया था ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डील्स विद दी जेनेटिक्स, ठीक है, जहाँ पे हम मॉलिक्यूलर बेसिस पे स्टडी करते हैं। तो सेंट्रल डोग्मा बताया था, उन्होंने बताया था कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है ना बेटा, वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल फ्लो करती है फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन। कुछ में ये उल्टा भी होता है, बट मैं इसके बारे में पढ़ूंगी। सेंट्रल डोग्मा बताते हैं बेटा, डीएनए से डीएनए बनना इज़ रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए बनना इज़ ट्रांसक्रिप्शन, एंड देन एमआरएनए से प्रोटीन बनना इज़ ट्रांसलेशन, ठीक है बेटा। उसके बाद सेंट्रल डोग्मा के बाद आपका ये लास्ट मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत सारे वायरसेस में, कुछ वायरसेस में ये इंफॉर्मेशन की जो फ्लो होती है बेटा, वो रिवर्स डायरेक्शन में भी होती है, दैट इज़ फ्रॉम आरएनए टू डीएनए, क्योंकि उनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन रिवर्स डायरेक्शन में कराता है, मतलब कि आरएनए से डीएनए तक कराता है। आरएनए से डीएनए बनना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कैन यू नेम द प्रोसेस? यस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे एंड करते हैं। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स से लेके नेक्स्ट पार्ट हम ये 2 टॉपिक कवर करते हुए पूरे जितनी भी चीज़ हैं, ठीक है, यहाँ तक पूरा कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। थैंक यू सो मच टिल देन बच्चों, ख्याल रखिएगा अपना। नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय।